चुनाव से ठीक पहले सीएम नीतीश कुमार की सरकार ने युवाओं के लिए नौकरियों का द्वार खोल दिया है। 1-2 हजार नहीं, लगभग 3.25 लाख लोगों को इस साल सितंबर तक नौकरी देने के लिए सरकार पूरी कोशिश में लग गई है। मुख्य सचिव बैठक कर रहे हैं और हर संभव कोशिश की जा रही है कि सितंबर तक 2.75 लाख लोगों या यूं कहें कि युवाओं को नौकरी दी जाए। इसमें अफसर स्तर के पदों से लेकर क्लर्क और सिपाही जैसे पद भी शामिल हैं। इसके साथ ही सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसमें वर्षों से संविदा पर काम कर रहे डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी मैनेजर जैसे कर्मचारियों को अस्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस मुद्दे को लेकर भी बैठक हो रही है और यह प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है। हम आज इस वीडियो में आपको वो सब कुछ बताएंगे जो आपको जानना बेहद जरूरी है। विभागवार कितनी संख्या में कहां नौकरियां हैं बिहार में, कैसे भरा जाना है और कब तक ये नौकरियां मिलेंगी, साथ ही सरकार जिस स्पीड से नौकरी देने में लगी हुई है, अगर वे सफल हो जाते हैं तो इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी हम अलग से विस्तार से बात करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे इस वीडियो रिपोर्ट में कि बिहार में बेरोजगारी की स्थिति फिलहाल क्या है, कितने युवा बेरोजगार हैं, हाल के सालों में कैसे ये आंकड़े बदले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार में रोजगार की स्थिति का संपूर्ण विश्लेषण और बताते हैं आपको कि नीतीश सरकार बिहार के युवाओं को रोजगार देकर आखिर क्या हासिल करने जा रही है। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। सबसे पहले दर्शकों समझते हैं कि बिहार में इस बार किस विभाग में कितनी नौकरियां हैं और वे कैसे मिलने जा रही हैं। बिहार सरकार ने अपने 10 प्रमुख विभागों में हजारों रिक्त पदों को चिन्हित किया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में 4,988, पंचायती राज विभाग में 16,496, ग्रामीण विकास विभाग में 14,667, जल संसाधन विभाग में 6,931, कृषि विभाग में 7,543, लघु जल संसाधन विभाग में 6,645, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में 3,606, सहकारी विभाग में 1,477, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में 1,466 और गणना उद्योग विभाग में 740 पद खाली पड़े। इसके अलावा बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी जल्द ही 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत 1147 शीर्ष रैंक वाले पदों के लिए विज्ञापन जारी करने जा रहा है। ये पद विभिन्न विभागों में अफसर स्तर की भूमिकाओं के लिए है, जो युवाओं को प्रतिष्ठित और दीर्घकालिक करियर प्रदान करते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग में डिप्टी कलेक्टर के 50 पद, उद्योग विभाग में परियोजना प्रबंधक के 9 पद, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में प्रखंड पदाधिकारी के 459 पद, सहकारिता विभाग में सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के 502 पद, मद्य निषेध विभाग में अवर निबंधन के 3 पद, वित्त विभाग में फाइनेंस ऑफिसर के 29 पद और रेवेन्यू विभाग में रेवेन्यू ऑफिसर के कुल 45 पद शामिल हैं। विभागीय रिक्तियों के साथ साथ बिहार की 9 प्रमुख एजेंसियां सामूहिक रूप से 2.5 लाख से अधिक पदों के लिए भर्ती करने जा रही हैं, जो 2.25 लाख नौकरियों के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी 1.20 लाख पदों, कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी 21,506 पदों, बिहार तकनीकी सेवा आयोग 65,950 पदों, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद 2,778 पदों, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग 452 पदों, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती 47,400 पदों, राज्य स्वास्थ्य समिति 12,895 पदों और इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी IGIMS 583 पदों के लिए भर्ती करेगा। सरकार का एक और महत्वपूर्ण कदम 50,000 से अधिक संविदा कर्मचारियों जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर और आईटी मैनेजर को अस्थायी सरकारी कर्मचारी बनाने का है। ये कर्मचारी मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर प्रखंड स्तर तक विभिन्न विभागों में संविदा पर यानी कि आउटसोर्सिंग के जरिए में भी काम करते हैं और लंबे समय से अस्थायी नौकरियों की मांग कर रहे हैं।
इस पहल की नींव 24 अप्रैल 2015 को पूर्व मुख्य सचिव ए.के. चौधरी की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने रखी थी। शुरू में 3 महीने के लिए गठित इस समिति का कार्यकाल कई बार बढ़ाया गया और यह 2020 तक कार्यरत रही। समिति ने संविदा कर्मचारियों की सेवा को 60 वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है, अस्थायीकरण का मुद्दा लंबित रहा था। अब सामान्य प्रशासन विभाग ने इस पर 2 दौर की बैठकें की है और प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। डाटा एंट्री ऑपरेटरों को क्लर्क के रूप में समायोजित करने की संभावना है। अस्थायी कर्मचारी बनने से इन कर्मचारियों को कई लाभ मिलेंगे। वर्तमान में उन्हें लगभग 17,000 रुपए का वेतन मिलता है, जो अस्थायीकरण के बाद कम से कम 8,000 रुपए बढ़ जाएंगे। उनका वेतन मैट्रिक लेवल 4 के अनुसार 25,500 से 81,100 रुपए तक होगा। इसके अलावा उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि, साल में 2 बार महंगाई भत्ते यानी कि डीए में वृद्धि, 8 वर्ष बाद पदोन्नति, मृत्यु के मामले में परिवार के लिए नौकरी, सरकारी क्वार्टर या हाउस रेंट भत्ता, अंतर जिला और जिला के भीतर स्थानांतरण और न्यू पेंशन स्कीम के तहत सरकार द्वारा मूल वेतन और डीए के कुल योग का 14% योगदान जैसे लाभ मिलेंगे। राज्य के अर्थशास्त्रियों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रोजगार के प्रयास से सरकार को आर्थिक और राजनीतिक फायदे हो सकते हैं, होना ही चाहिए। उनका मानना है कि बिहार की बढ़ती युवा आबादी के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन आवश्यक है। इन नौकरियों से उत्पन्न होने वाली आय से उपभोक्ता खर्च बढ़ेगा, जो स्थानीय व्यवसायों को लाभ पहुंचाएगा और रिटेल, आतिथ्य और परिवहन जैसे क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगा। अस्थायी कर्मचारियों के लिए 25,500 से 81,100 रुपए तक का वेतन और संविदा कर्मचारी की बढ़ी हुई आय परिवारों की वित्तीय स्थिरता को बेहतर बनाएगी, जिससे गरीबी में कमी आएगी और जीवन स्तर में सुधार होगा। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह कदम नीतीश कुमार सरकार को चुनाव में मजबूत स्थिति प्रदान कर सकते हैं। बिहार में युवाओं की आबादी सबसे अधिक है। बेरोजगारी यहां एक प्रमुख मुद्दा है। 2.75 लाख नौकरियों का सृजन और 50,000 से अधिक संविदा कर्मचारियों का अस्थायीकरण युवाओं और उनके परिवारों के बीच सरकार की साख को बढ़ाएगा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर मई से 13.3% थी, जो जून में बढ़कर 14% हो गई और अगस्त में घटकर 12.8% पर आ गई। हालांकि यह राष्ट्रीय औसत 3.2% से काफी अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 83% बेरोजगार युवा हैं और बिहार में यह अनुपात विशेष रूप से ज्यादा है। यहाँ 29 साल तक के शिक्षित युवाओं में 32% बेरोजगारी है। इन्हीं कारणों से बिहार में रोजगार को लेकर कई आंदोलन देखे गए हैं। युवा संगठनों और विपक्षी दलों ने सरकार नौकरियों में देरी, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। इस चुनाव में भी रोजगार एक गंभीर मुद्दा बनने वाला है। लेकिन जिस तरह सरकार ने इस बार रोजगार के द्वार खोलने की योजना बनाई है, ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार इसे हैंडल करने में कामयाब हो जाएगी। देखिए, 2.75 लाख मतलब सिर्फ 2.75 लाख नहीं है। इसका मतलब है 2.75 लाख परिवार। एक परिवार से औसत 4 या 5 लोग भी माना जाए तो यह संख्या हो जाती है 11 लाख से 14 लाख के बीच, यानी लगभग 4 विधानसभा क्षेत्र जितनी आबादी। इसमें आप 50,000 संविदा कर्मचारियों या यूं कहें कि कर्मियों के अस्थायीकरण का मुद्दा भी जोड़ दें तो आप 2-2.5 लाख और जोड़ दें। इस तरह लगभग 15 से 16 लाख की आबादी है जो सीधे तौर पर सरकार के इस निर्णय या इस प्रयास से प्रभावित होंगे और हो सकता है कि वे नीतीश के प्रति लामबंद हो। 15 लाख लोगों तक सीधे पहुंच नीतीश सरकार के लिए बड़ी बात होगी और निश्चित तौर पर इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा। हालांकि यह जरूर है कि रोजगार देना सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन जिस तरह मुख्य सचिव इस मुद्दे को लेकर गंभीर है, ऐसा लगता है कि काम जल्द ही पूरा किया जाएगा। सितंबर तक अगर रोजगार दिए जाते हैं और संविदा कर्मियों को अस्थायी किया जाता है तो जरूर नीतीश सरकार को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, बिहार के पड़ोसी राज्यों में उत्तर प्रदेश हो चाहे झारखंड हो, बहुत खराब स्थिति है यहाँ नौकरियों की। बात बिहार की करें तो बिहार में भी नौकरियों की स्थिति बहुत खराब रही है। लेकिन ये जो फैसला कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश ने लिया है कि चुनाव से पहले करीब 2.75 लाख लोगों को नौकरी दी जाने की का जो फैसला है, इस फैसले से बहुत संभव है कि सरकार
की साख परिवारों में बढ़ेगी, क्योंकि हमने अपने वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सिर्फ 2.75 लाख नौकरी नहीं है, इसमें परिवार भी शामिल है। 50,000 वैसे कर्मचारी जो फिलहाल आउटसोर्सिंग के जरिए या संविदा के नाम पर काम कर रहे हैं, उनके अस्थायीकरण का मुद्दा भी कितना बड़ा मुद्दा बनेगा। आप क्या मानते हैं? नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद बिहार की सियासी फिजा बदल जाएगी? क्या आपको लगता है कि इसके बावजूद तेजस्वी यादव नीतीश सरकार के खिलाफ युवाओं में अपनी साख बढ़ा पाएंगे? आपको जो भी लगता हो आप हमें कमेंट कर नीचे बता सकते हैं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे मनीष, और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड और हमारे रिसर्चर विवेक आर्य ने। लेकिन जाने से पहले मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, आपसे हाथ जोड़कर विनती और गुजारिश, हमने बिहार चुनाव से पहले तमाम तरह के पॉलिटिकल हैपनिंग्स को लेकर हम सियासी कहानियां कर रहे हैं। सियासी कहानी के हर अंक में हम आपको वहां हो रहे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को डिकोड कर आसान भाषा में समझा रहे हैं कि बिहार चुनाव से पहले आखिर किस तरह का माहौल बिहार में बन रहा है। आप अगर चाहते हैं कि सियासी कहानियां का हर एक अंक देखें, आप चाहते हैं कि बिहार के पॉलिटिक्स को डिकोड कर पाएं, तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सियासी कहानियां प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए चिराग पासवान को लेकर राज्य में क्या चल रहा है, नीतीश कुमार कैसे फैसले लेने जा रहे हैं, सीएम फेस को लेकर क्या मुद्दा चल रहा है। इन तमाम मसलों पर हम रिसर्च बेस्ड वीडियो स्टोरी कर रहे हैं। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। बाकी वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।